चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी छंद की अंतिम क्लास है। उससे पहले थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि शिखर एकेडमी के जो ऑफलाइन छात्र हैं उन्हें के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। तो जो MPSI का बैच है साथियों, हमारे संस्थान के द्वारा नया बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये ऑफलाइन बैच रहेगा और ऑफलाइन के साथ साथ में साथियों नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 14 सितंबर को हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब, ये केवल MPSI भी नहीं, आप पटवारी वाले भी आ सकते हैं, यहाँ पर आप जेल प्रहरी वाले भी आ सकते हैं, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हेलो, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो ये 14 सितंबर को बैच होगा दोपहर के 2 बजे, जिसमें साथियों आपकी मैथ्स तथा हिंदी में पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ में रीजनिंग के लिए आपके पास में गोलू सर और जितेंद्र सर है, और एक और सर है जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अब नए सर है, बड़े शानदार पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में साइंस के लिए जागृति मैम है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग MPGK के लिए कुमार वर्मा सर, और हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए राजेश सवासिया, जो कि MPPSC मेंस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और इंटरव्यू इस बार चयनित है। ठीक है, इसके साथ में इस एकेडमी के द्वारा क्या दिया जाएगा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन दिया जाएगा और सभी विषयों के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। इसके साथ में आपको एक और बड़ी प्रॉफिट या बहुत अच्छी चीज़, आपको जो क्लास ऑफलाइन पढ़ाई जाएगी उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा, जिससे ये फायदा होगा कि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो ये आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसका एड्रेस की बात करें तो चितावत 3 इमली, जहाँ पर आप 3 इमली ब्रिज के पास में जैसे ही जाओगे तो शिखर एकेडमी नामक एक संस्थान दिखेगा छोटा सा। चाहो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर लीजिएगा किसी प्रकार की जानकारी के लिए। ठीक है, आइए अब चर्चा जारी रखते हैं। तो हमारी टीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अखिल बघेल सर है, जो कि हमारे मेंटर भी है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। संतोष वर्मा सर, सुनील वर्मा सर, राजेश वासिया सर, श्वेता मैम तथा जागृति मैम, और इसके साथ में अनुज सर, जो कि आप इंग्लिश 5 बजे पढ़ ही रहे हो। गोलू सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, जितेंद्र सर रीजनिंग। इसके साथ में आप बात करते हैं, एक मेरा फोटो भी दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं भी आपके बीच में मैथ्स तथा हिंदी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बड़े शानदार और अच्छे से तरीके से पढ़ने के लिए इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ आपके लिए तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। तो आप सब इस बैच का हिस्सा बनिए, आपको इस बैच से बेहतर ही मिलेगा, बहुत बेहतर मिलेगा। चलिए तो आगे चर्चा को जारी रखते हैं। इतना सारी चीजें होने के बाद अब हम पढ़ेंगे किसकी ओर, छंद की ओर। पूर्व की क्लासों में हमने वार्णिक छंद पढ़ चुके हैं, मात्रिक छंद पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम वार्णिक छंद। वार्णिक छंद की बात करें तो क्या होता है, जो आपका मात्रिक छंद था साथियों, मात्रिक छंद में पहले मात्रा के माध्यम से छंद को निर्धारित किया जाता था। क्या किया जाता था, मात्राओं के माध्यम से छंद को निर्धारित किया जाता था। तो आप क्या समझे साथियों, कि जो मात्रा के माध्यम से छंद को निर्धारित किया जाता है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है, और जहां पर वर्णों के माध्यम से छंद को निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे वार्णिक छंद कहेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर पहला छंद होता है विंद्रवज्जा, जो वार्णिक छंद का है। इंद्रवज्जा जिसमें कुल 11 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे एक एक। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर वर्णों के माध्यम से छंदों को निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वार्णिक छंद कहा जाता है। चलिए आगे चर्चा को जारी रखते हैं। अब देखते हैं, आपको इंद्रवज्रा संघ को देखते हैं। तो इंद्रवज्रा जो छंद है, इंद्रवज्रा ये नामक एक छंद है। ये क्या है, एक वार्णिक छंद है। इसमें बात की जाए साथियों तो इसमें 11 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, 11 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो आपके पहली क्लास में मैंने यगण मगण जगण भगण बताए थे, जिसमें 2 तगण का प्रयोग किया जाता है तथा 1 जगण का प्रयोग किया जाता है, और अंत में गुरु होना। देखिए एक सूत्र था ये माता राजभानसल का, तगण की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से, और इसके बाद में 2 वर्ण यानी
ताराज, ताराज कितने, जो ताराज शब्द है ताराज, तो ये शब्द निकल गया आपके पास में, यह 2 आना चाहिए शुरुआत में ही। जैसे यहाँ पर क्या गुरु गुरु और लघु, शुरुआत में क्या है गुरु मात्रा होना चाहिए, लघु होना चाहिए गुरु गुरु, ठीक है। ये कितनी होना चाहिए, 2 बार इस प्रकार से रिपीट होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जगन, जगन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो जभान, जभान में क्या है, ज में लघु मात्रा है, भ में गुरु है और यहाँ पर न, तो यहाँ पर लघु गुरु इस प्रकार से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 2 तगण तथा 1 जगण और अंत में गुरु वर्ण होते हैं। किसमें होते हैं, आपके इंद्रवज्रा नामक, किसमें होते हैं, इंद्रवज्रा नामक छंद में। अब देखते हैं इंद्रवज्रा नामक छंद है, इसको देखेंगे कि या फिर यहाँ पर कैसे गिना जाता है। तो आपको क्या होना चाहिए, 2 तगण होना चाहिए। तो 2 तगण पहले पीछे से देखेंगे तो गुरु अंत वाला गुरु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, गुरु है, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु 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 और क्या हो गया आपका लघु। अब देखोगे आप यहाँ पर क्या कहा है, 2 तगण होना चाहिए, ठीक है। तगण में क्या होता है आपका, त कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपको बड़ी थोड़ी सी गलत लिखा गया क्या यहाँ पर, ठीक है। 2 तगण होना चाहिए और 1 जगण होना चाहिए। तो जगण तो बिल्कुल सही है आपका, जभान। गलत उदाहरण हो गया क्या यहाँ पर, ताराज होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका ये मात्रा भी गुरु होना चाहिए, ये भी गुरु होना चाहिए, ये लघु होना चाहिए। तो देखिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, इसके माध्यम से आपको यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 तगण और 1 जगण का होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ या फिर यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। कौन सा जगण का उदाहरण है आपका, इंद्रवज्रा का, गुरु हो गया, जगण, तो ये आपका क्या है जगण, जभान, यहाँ भी ल आ रहा है। यहाँ पर उदाहरण ही सारे गलत ले लिए रखता, ठीक है। इसका एक उदाहरण दूसरा ले लेता हूं मैं, नेट से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए नेट से लिखने से फायदा ये रहेगा कि आपको यहाँ पर समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण है क्या दिया है, चलो यहाँ लिख देते हैं ना, इंद्रवज्रा उदाहरण। इसका देखेंगे तो आपने देखा यहाँ पर एक शब्द लिखता हूं मैं, यहां पर इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। यूं ही नहीं आप हमें सताओ। यहां पर केवल एक ही चरण लिखूंगा जिससे आपको समझने की कोशिश करना है। यूं ही नहीं आप हमें सताओ, यहाँ पर क्या चंद्र बिंदु लग गया। अब देखो यहाँ पर इसमें मात्रा गिनेंगे, क्योंकि क्या है जगन तगन में मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ अंत में गुरु होना चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ गुरु है और इसके बाद लघु, ये क्या आपका गुरु हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका जगन होना चाहिए, देखेंगे आगे, और ये लघु हो गया, लघु ये हो गया गुरु, ये क्या हो गया आपका गुरु, लघु गुरु और गुरु। देखते हैं साथियों अब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, तगण 2 होना चाहिए, तगण यहाँ से शुरू, ताराज, तो पहला क्या है गुरु होना चाहिए, दूसरा भी गुरु, लघु आ गया, तो ये आपका एक तगण हो गया। इसी प्रकार ये भी आपका एक तगण हो गया। अब आपका बचा क्या, आपका जगण। जगण में क्या होता है यहाँ पर जभान, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपने छोटा का मात्रा लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका तगण बन गया और यहाँ पर अंत में गुरु बचा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जहां पर भी साथियों
दो तगण, एक जगण और अंत में गुरु हो, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? इंद्रवज्जा। और इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 11 होते हैं। देखिए क्या 11 वर्ण होते कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कटे हुए वर्ण को नहीं गिना जाता है, तो 11 वर्ण होते हैं। और जहां पर दो तगण तथा एक जगण और अंत में गुरु हो, ऐसी स्थिति में आप जो वर्णिक छंद है उसका इंद्र वज्रा नामक छंद को पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला उदाहरण। उम्मीद है आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर उपेंद्र वज्रा, ये भी वार्णिक छंद का ही अगला उदाहरण है। उपेंद्र वज्रा, यहाँ पर मैं ये साथ साथ में क्यों लिख रहा है? ये मात्रा राजभान सलगा, ताकि आपको पहचान में आ जाए, क्योंकि जिसकी जैसे जगन की बात करी तो उसके दो वर्ण लिए जाते हैं और मात्रा को गिना जाता है। देखिए तो यहाँ पर भी कितने वर्ण होते? टोटल 11 वर्ण होते, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? प्रत्येक चरण में जगन, तगण और अंत में दो गुरु होते हैं। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रत्येक चरण में जगन होगा, तगण होगा और अंत में गुरु होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से गिनते हैं। दो गुरु होते तो मतलब यहाँ पर दो गुरु बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है। तो ये आपका लघु, गुरु, लघु, लघु, ये क्या है आपका? गुरु, गुरु, लघु, गुरु और लघु। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक चरण में जगन तथा तगण का होना आवश्यक है। चलिए तो यहाँ पर पहले जगन देखेंगे शुरुआत में। तो जगन में क्या है? जभान। जब पहले गुरु आना चाहिए, फिर लघु आना चाहिए, लघु आना चाहिए, फिर गुरु आना चाहिए। पहले लघु आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर लघु आएगा। तो ये आपका जगन हो गया। इसी प्रकार आगे क्या है आपका? आगे यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है आपका? अगला क्या है? तगण। तगण का क्या मतलब? ताराज। तो ये दोनों गुरु, गुरु और लघु, तो ये दोनों गुरु और लघु, ये क्या बन गया आपका? तगण बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? वापस जगण का प्रयोग किया गया। ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर? जगण मतलब जभान। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बार जगण आएगा, दो बार यहाँ पर एक बार तगण आएगा, फिर वापस क्या आएगा? जगण आएगा। मतलब क्या है? यहाँ पर दो बार कुल मिलाकर जगण आ रहा है और एक बार तगण आ रहा है और अंत में गुरु आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र वज्रा नामक छंद का निर्माण होता है। अब अगला उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो ये आपके दोनों गुरु हो गए, बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट खत्म। तगण आना चाहिए इसके बाद। तो तगण देखिए बिल्कुल तगण हो रहा है, ताराज, परी। ठीक है, सर्वो पूर्वा परी। अब ये हो गया आपका। इसके बाद क्या बचा आपके पास? ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, ये क्या है आपका? लघु, ये पूर्वा, ये क्या हो गया आपका? इसके पास जाएगा तो ये गुरु हो गया, इधर भी गुरु। अब देखो यहाँ पर ये लघु है, लघु, गुरु और लघु। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? जगण बन गया क्या? इसी प्रकार ये क्या बन गया? तगण बन गया। इसी प्रकार ये आपका वापस जगण बन गया और दो गुरु आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका उपेंद्र वज्रा नामक छंद का निर्माण होता है। अगले में भी देखोगे तो यही निकलेगी मात्रा। तो इस प्रकार से अंत में गुरु होना चाहिए, दोनों मात्रा गुरु है। इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? जगण आना चाहिए। जगण के बाद तगण आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए आपका? वापस जगण आना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम उपेंद्र वज्रा नामक छंद को पहचान सकते हैं। उम्मीद है, आशा है आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे भुजंगी। ये भी साथियों ये किसका उदाहरण है? आपका वार्णिक छंद का है। यहाँ पर फिर सूत्र लिख दिया मैंने, यह माता राजभण सलगा। यहाँ पर भी कितने चरण में वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। मात्रा लिखा है यहाँ पर, वर्ण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 11 वर्ण का होना आवश्यक है। पिछली बार भी 11 वर्ण का होना आवश्यक था, मैंने गिना नहीं, लेकिन गिन लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 3 यगण, 1 लघु, 1 गुरु होते हैं। मतलब क्या है? शुरुआत में 3 यगण होंगे और बाद में 1 लघु तथा गुरु होगा। तो देखो यहाँ पर गुरु और लघु, बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट खत्म। अब यहाँ पर तीनों यगण होना चाहिए। यगण मतलब क्या है? यहाँ पर य के बाद यहाँ पर ये लिया और 2 वर्ण क्या है? य माता। ये सारी चीजें मैं पूर्व की क्लास में बता चुका हूं कि कैसे लिया जाता है। य माता मतलब क्या है? यहाँ पर लघु,
गुरु गुरु होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो ये गिनते जाते हम यहाँ से, तो ये आपका गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु और लघु। देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन हो गई, तीनों आपके यगण का निर्माण हो रहा है। यगण मतलब क्या हो गया आपका, भुजंगी नामक छंद हो गया, जो कि वार्णिक छंद हो गया। अगले में भी देख लेते हैं, यहाँ भी यही होना चाहिए। तो ये आपका गुरु है, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, और इसके बाद आपका ये प्यार इसके साथ जुड़ के लघु, प्यार तो जुड़ेगा ही नहीं, ये कटा हुआ वर्ण है ही नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी गुरु है, अगले साथ का जुड़ ही नहीं सकता है। ये क्या हो गया आपका गुरु और लघु। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका अंत में हो गया, ये आपका यगण बन गया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ गुरु गिन लिया मैंने, क्या बात है, दोनों को गुरु गिनना था। ठीक, ये गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया। तो यहाँ पर तीनों में यगण हो रहे, और अंत में जो दोनों उदाहरण है, इसमें से भी आप भुजंगी जो नामक छंद है पहचान सकते। ठीक है, जहां पर तीन यगन लगातार हो और उसके बाद लघु मात्रा हो और उसके बाद आपकी गुरु मात्रा हो, ऐसी स्थिति में भुजंगी आपकी जो छंद है उसे कह सकते हैं। वर्णों को गिने तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ण हो रहे बिल्कुल। यहाँ भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कटे हुए वर्ण को नहीं गिना जाता इसमें। ठीक है, वर्ण तो यहाँ पर कितने वर्ण होना चाहिए, 11 वर्ण होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी का उदाहरण है, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके समझ जाइएगा। ठीक है, अब शालिनी नामक आपका छंद है, जिसे पहचानना पड़ेगा। बड़े आसान और सरल तरीके से कोशिश करेंगे कि इसे पढ़कर पहचान सकते। चलिए, तो शालिनी, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी फिर मैंने ये माता राजभान सलगा लिख दिया। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी छंद पढ़ो तो इसको याद रखना। इसमें भी कितने वर्ण होना चाहिए, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, शालिनी बोल दिए। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है। तो पहले वर्ण 11 हो रहे कि नहीं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 11 वर्ण हो रहे हैं। मगण मतलब क्या है, यहाँ पर शुरुआत में मगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए और गुरु होना चाहिए, 2 गुणों गुरु। गिन लेते हैं, तो यहाँ पर मगण क्या होगा, तो म के बाद क्या मात्रा है, मा तारा। ठीक है, तीनों गुरु होना चाहिए। और तगण की बात करें तो ताराज। ये क्यों ले रहे, क्या ले रहे, ये तगण को देखेंगे तो तगण बोला तो आपको इसके 2 वर्ण बाद में गिनना है। ठीक, जितनी मात्रा उसे मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गुरु गुरु और लघु। तो कुल मिलाकर आपको ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए कह रहा है। शुरुआत करते हैं इधर अंत से, गुरु गुरु, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लघु, ये आपका गुरु बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कटा हुआ इधर चले जाएगा। अब यहाँ पर देखो गुरु, अब देखिए आप, ये आपका क्या है, लघु है, गुरु है, गुरु है। अब देखिए यहाँ पर गुरु गुरु और गुरु। ठीक है, तो ये आपका एक मगण का निर्माण हो गया। देखिए तीनों मगण आ गए। अब देखो 2 तगण हो गए, तो दोनों तगण है और अंत में 2 गुरु। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, क्या इसी प्रकार से आपको शालिनी नामक जो छंद है पहचान में आया या नहीं आया। यहाँ पर वर्णों को गिनिए और यहाँ पर 1 मगण तथा 2 तगण और अंत में गुरु हो तो कौन सा छंद होता है, शालिनी नामक छंद होता है। उम्मीद है, आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस उदाहरण में भी आप देख लेते, कभी पहचान लेते हम लोग, है ना। तो हमको क्या है, 1 मगण और 2 तगण होना चाहिए और अंत में गुरु होना चाहिए। तो ये गुरु है, ये भी गुरु है। ठीक है, ये लघु गुरु लघु, सॉरी गुरु लघु गुरु, ये क्या है आपका गुरु है, ये आपका गुरु है, ये आपका क्या है मर्यादा, मर के बाद रहा मतलब ये भी आपका गुरु हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपके दोनों गुरु अलग हो गए। ये आपका क्या हो गया, मगन हो गया। इसी प्रकार ये भी क्या हो गया आपका, सॉरी जगन, और यहाँ पर क्या अंत में मगन। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। चलिए यही था ना,
दो तगण और एक आपका मगण होना था। अब देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण, अगला जो छंद है त्रोटक या फिर तोटक। यहाँ पर फिर सूत्र लिख दिया हमने। यहाँ पर प्रत्येक चरण में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है? 12 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अभी तक 11 थे लेकिन इसमें 12 वर्णों का प्रयोग किया जाता है और चारों सगण होते। क्या होते हैं? 4 सगण। मतलब सगण मतलब क्या है? आपको क्या मिल रहा है? ये सगण, स के बाद 2 वर्ण है, सलगा बन रहा है क्या? बिल्कुल। तो सलगा, अब सलगा में कितनी मात्रा है? इसी से मात्रा गिना जाता है। तो ये गुरु है, लघु लघु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गिनते हैं। ये क्या हो गई आपकी? लघु हो गई, ये भी लघु लघु, और यहाँ पर देखोगे गुरु लघु लघु, ये गुरु हो गया, लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो एक सगण, 2 सगण, 3 सगण और 4 सगण। मात्रा वर्ण गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 12 वर्ण हो रहे। तो क्या हो गया आपका? त्रोटक और 4 सगण होते। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब सवैया, सवैया भी बड़ा अच्छी चीज है, इसको पढ़ना है। तो चारों चरणों का वार्णिक छंद है, 4 चरणों का वार्णिक छंद है, जिसमें प्रति चरण में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। क्या है? हर चरण में या तो 22 हो सकते हैं या फिर 26 हो सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी आ सकते हैं। चारों चरण में सम तुकांत होते, मतलब क्या है? अंत में साथियों तुकांत मतलब अंत के वर्ण मिलते होते। इसमें कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं और 2 अंत में गुरु होते। भगण मतलब क्या है आपका? यहाँ से, तो भ के बाद क्या है? भानस शब्द बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर भानस। अब भानस में क्या है? गुरु है, न आपका लघु है और स। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर गिना जाता है। जो सवैया छंद है साथियों, इसे मालती छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालती छंद भी कहा जाता है। इसके भेद की बात करें तो मतग, ययन और इसके बाद सुमुखी, मदिरा, सुंदरी और दुर्मिल, इस प्रकार से यह सवैया छंद के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो मतई गंध, यहाँ पर क्या है? इसको मतई गंध कर लीजिए। सुमुखी तथा मदिरा और सुंदरी, इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। मालती छंद किसे कहा जाता है पूछा गया है, तो आप सवैया छंद पर लगाएंगे। इसमें कितने भगण होते हैं? 7 भगण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंत में 2 गुरु भी होना चाहिए। 22 से लेकर 26 तक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वर्ण गिन लेते हैं। कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होना चाहिए। वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ बिल्कुल। तो आपके क्या 22 से लेकर 24 तक वर्ण होना चाहिए। 7 कितने होना चाहिए आपको कहा? अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा था? 7 भगण। भगण में मतलब क्या है आपको? भानस, भानस शब्द ढूंढना है। 7 भगण और अंत में 2 गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 गुरु हो गए, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमें भगण गिनना है। भगण मतलब भानस होना चाहिए शब्द। कैसी मात्रा बनेगी? लगातार 7 का जोड़ा बनना चाहिए। गुरु लघु लघु। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है? लघु लघु गुरु, 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 लघु। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका गुरु, सॉरी लघु, गुरु, लघु, लघु और गुरु। ठीक है, अब यहाँ पर क्या? भानस शब्द, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये इसका एक पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 भगण का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कौन सा छंद होता है? सवैया नामक छंद होता है, जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। और प्रत्येक चरण में साथियों क्या है? इसे मालती छंद भी कहा जाता है। और मात्रा कितनी हो? 7 भगण होना चाहिए और अंत में 2 गुरु होना चाहिए। तो आप मालती छंद या सवैया छंद कह सकते हैं। चलिए, उम्मीद है, आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये आपका मनहरण एक छंद है जो कि वार्णिक छंद का ही है। ये सूत्र आपको बहुत बार बार पास में आ रहा, तो इसको याद कर लो अपनी कॉपी में। यह माता राजभांड सलगा। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है?
कुल 31 वर्ण होते हैं। तो पहले चरण में साथियों 16 के बाद यति होती है, 16 वर्णों के बाद यति होती है, इसके बाद 15 वर्णों को लिखा जाता है और अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो देखिए इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? तो 3 भेद की बात करें तो जो मनहरण नामक छंद है इसका गंध एक कितना होता है? घनाक्षरी। इसी प्रकार रूप घनाक्षरी और एक होता है देवाक्षरी, देव घनाक्षरी। तो घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16-15 का होता है वर्ण, मतलब 16 वर्णों के बाद यति होती है, इसके बाद 15 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार ठीक रूप घनाक्षरी में 16 पर यति होती है। यति मतलब क्या है? इस प्रकार से 16 लिख दिए और यहाँ पर कामा लिख के फिर लिख दिए। इसी प्रकार देव घनाक्षरी में क्या हो रहा है? यहाँ पर 16-17 मतलब क्या है? 16 वर्ण इधर लिख देंगे, बाद में 17 लिखा जाता है। इस प्रकार से कुल कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण। तो आप मनहरण नामक जो छंद है इसको भी याद कर लीजिए। इसके 3 भेद होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा को जारी रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या कहा है? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है, और 15, 16, 15 पे क्या होता है? आपका यति होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या है कि नहीं है। कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ण हो रहे कि 16 हो रहे? कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 16 वर्ण क्यों हो रहे? ये किसका उदाहरण? आपका मतलब यहाँ पर ग्रुप घनाक्षरी का उदाहरण, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया क्या? कैसा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब इसको आपका ये ऊपर जाना था साथियों, ये वाली लाइन, और इसके बाद में ये वाली लाइन आती तो यहाँ पर क्या हो जाता? आपका मनहर नामक जो छंद है उसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या इस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कितने वर्ण होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रहे बिल्कुल। देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 15 मात्रा है और इसके बाद यहाँ पर 16, तो क्या हो गया? आपका रूप घनाक्षरी का निर्माण हो रहा है। देखिए रूप घनाक्षरी नहीं, इसको क्या कहेंगे? मनहरण नामक छंद कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? मात्रा तथा वर्णों के बंधन से मुक्त रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। जो मात्रा तथा वर्णों के बंधन से मुक्त रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। आगे देखें, मुक्तक छंद का प्रयोग, जो मुक्तक नामक छंद है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद होते हैं, लेकिन एक और छंद होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का प्रयोग किसमें किया था? जूही की कली नामक एक रचना थी, जो किसकी रचना थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आएगा कि जूही की कली नामक जो रचना है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया? तो मुक्तक छंद का, और सूर्यकांत त्रिपाठी ने इसे लेखन किया था या रचित किया था। ध्वनि के कारण मुक्तक छंद को काव्य में शामिल किया। मतलब क्या है? जो वार्णिक छंद है वर्ण के कारण आते हैं और मात्रिक छंद क्या? मात्रा के कारण आते हैं, लेकिन जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसी के कारण जो मुक्तक छंद है इसे काव्य में रखा गया है। इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगले कुछ और चीजें। लय तथा भावपूर्ण यति के कारण मुक्तक को मुक्त पंक्ति को छंद माना गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। छंद के जनक ऋषि पिंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो छंद के जनक किसे कहा जाता है? ऋषि पिंगल को।
जिन्होंने छंद शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। और इसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुषोक्त नामक पाठ में मिलता है, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। लेकिन छंद के जनक कौन है, छंद के जनक कौन है, पिंगल, ऋषि पिंगल को कहा जाता है। जो छंद शास्त्र नामक काव्य है, इसी को साथियों पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब देखो, ईसुरी ने फागों की रचना सार, जो फागों की रचना एक रचना थी, फागों की रचना करी थी, जो सार छंद में लिखा था, जिसे ललित छंद के भी नाम जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो ईसुरी नामक कवि थे, इन्होंने फागों की रचना सार नामक छंद से की, जिसे ललित छंद के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करें। अब आगे देखेंगे, उल्लाला छंद के दो प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उल्लाला छंद के कितने प्रकार होते हैं, दो। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपका, इंद्रमणि के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रमणि के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है, उल्लाला छंद। तो इस पॉइंट को भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। रोला छंद को क्या कहा जाता है, काव्य छंद भी कहा जाता है। प्रश्न सीधा सीधा आएगा, काव्य छंद किस छंद को कहा जाता है, तो रोला छंद को कहा जाता है। रोला एक मात्रिक सवैया भी कहा जाता है। रोला को क्या कहा जाता है, काव्य छंद के साथ में मात्रिक सवैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रिक सवैया। वीर एवं रोला, वीर एवं रोला देखो, ये कितने में लिखे जाती है, 15-16 में लिखे जाते हैं। ये एक सम मात्रिक छंद है, जिसमें जो आला उदल की जो चीजें लिखी गई, उसमें आला का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। एक सम मात्रिक छंद है वीर तथा रोला। ये साथियों आला खंड इसी द्वारा रचित किया गया। अब देखते हैं आगे, चलिए अगला चीज है, जो रामायण की रचना है साथियों, वो वशस्थ छंद में की गई है। किस छंद में की गई, प्रश्न आएगा कि रामायण की रचना किस छंद में की गई, तो आप कहेंगे वशस्थ छंद में की गई। मैथिली शब्द शरण गुप्त के प्रिय छंद कौन सा है, सम मात्रिक छंद है, यह भी पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर का प्रिय छंद कौन सा है आपका, हरिगीतिका है। 24-24 मात्रा की पंक्ति वाला छंद क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है, जिसमें भी 24 मात्राओं से दोहा कहा जाता है। छंदानुशासन हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। जो छंदानुशासन एक रचना है, उसे किसने लिखा है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखेंगे, चलिए आइए सर, पानी नहीं है यार, जल भिजवा दोगे क्या, लाइब्रेरी में लगा है बस। चलिए अब आगे देखेंगे हम, और जो छंदोणी है, एक रचना है जो छंद शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे भिक्षारी दास ने लिखा था। जो एक छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसे किसने लिखा था, भिक्षारी दास ने लिखा था। इस पॉइंट को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान दीजिए। और छंद शास्त्र को किसे कहा जाता है, जो छंद शास्त्र है ऋषि पिंगल के द्वारा रचित है, तो इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। उम्मीद है, आशा है आपको जो छंद के महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। कॉपी में लिख लीजिएगा। अब जो मात्रिक छंद है, बहुत सारे मात्रिक छंद हमने पढ़े नहीं, लेकिन कुछ छंद है जिन्हें पढ़ना तो नहीं, लेकिन उनकी मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए एक एक को देखते हैं। अहिर जिसमें 11 मात्रा होती है, तोमर में 14 मात्रा होती है, हाकली में 14 मात्रा होती है, विसात में 14 मात्रा होती है। जो चौपाई है उसमें कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। चौपाई देखो, चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। लेकिन जो चौपाई लिखा है इसमें कितनी मात्रा होती है, 15 मात्रा होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार पद्दरी में 16 मात्रा होती है, मात्रा समक में 16 मात्रा होती है, शक्ति नामक जो छंद है उसमें भी 16 मात्रा होती है। पीयूष वर्ष में कितनी मात्रा होती है, 18। इसी प्रकार सुमेरु में 18 होती है। बरवे में कितनी मात्रा होती है, 19, जिसमें 12/7 पर यति होती है। अब देखो आगे हर्ष गति में 20 मात्रा होती है। इसी प्रकार राधिका और कुंडल में 22 मात्रा होती है। 24 देखो रोला, दिक्पाल, रुक्मल, सोरठा, कुंडलिया, ये आदि में क्या होती है,
24 मात्रा होती है मुक्तामणि, और इसमें मुक्तामणि में 25, गीतिका में 26 मात्रा होती है। सरसी में 27, 28 किस्में होती है हरि गीतिका में। सार में 28 मात्रा होती है, विधाता और उल्लाला में भी क्या है 28 मात्रा होती है। इसी प्रकार मरहटज्ञ में 29, चतुष्पदी में 29, ताटक में 31 तथा वीर में 31, त्रिभंगी और विजय में 40 और 32 इस प्रकार से मात्रा होती है। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि मात्रा सीधे सीधे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मात्रिक छंद है जिनके कुछ मात्राएं निर्धारित होती है, जिन्हें हम याद रखना जरूरी है। अब वर्णिक छंद कुछ है जिनमें कितने वर्ण होते हैं, उस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। तो ये सारे वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णिक छंद से सीधे क्या तात्पर्य होता है कि इसमें वर्णों को गिना जाता है, ना कि मात्रा को गिना जाता है। लेकिन जगण भगण तगड़ का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ज्वलत सगति, इसमें कितने वर्ण होते हैं 12 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार ताटक को देखा आपने तो कितने वर्ण होते हैं 13 वर्ण होते हैं। इसके बाद में आपने देख लिया भुज भाषणी 13, मालिनी तथा चामर में कितने, और निशिपाल में ये कितने हो गए आपके 15 वर्ण होते हैं। ठीक इसी प्रकार चंचला में आपके 16 मात्रा हो गया। चंचला कितने साल की हो गई 16 वर्णों की। इसी प्रकार मंद कांता इसमें 17 वर्ण हो गए। अब देखो यहाँ पर शिखरणी पृथ्वी ये किसमें कितने वर्ण है, यहाँ पर 17 वर्ण है। ये सारे फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर केवल आपको याद करना है, या कोई तरीका बता दूंगा तो भी याद नहीं होगा, बस केवल हमें याद करना जरूरी है। इसी प्रकार देखा आपने चचरी में 18 है, और ये सारे 19 है। इसमें किसमें शार्दुल विकृत दीत में। गीतिका में भी देखो, गीतिका उसमें भी आता है, लेकिन गीतिका में वर्ण कितने होते हैं आपके 20 होते हैं। त्रथरा में कितने होते हैं 21, मदिरा में 22, मत गणत में 23 तथा दुर्मिल में आपके 24 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे हमारे कुछ और बचे। किरीट में भी 24, सुंदरी में 25 होते हैं, कुंदलता में 26 तथा मात्र तागत लीलाकर में आपके 26 हो जाएंगे। घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32, 33 ये इस प्रकार से आपके लगातार क्रम में चलते हैं। घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 तथा देव घनाक्षरी में कितने हो जाते हैं 33 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। साथियों इसी के साथ आपका छंद नामक जो पाठई था इसे समाप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे तो भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी हिंदी समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। उम्मीद है, आशा है आपको प्रिय साथियों आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे तथा स्वस्थ रहे।